हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 मेरे इंस्टा की आईडी है, अमृत उपाध्याय 007 मेरे टेलीग्राम आईडी है। आप चाहें तो इन सब पर जुड़ सकते हैं मुझसे। अब देखिए, एक चीज छूट गई थी आलोचना, और दूसरी चीज छूट गई थी कि उपयोगिता क्या है। तो आलोचना वाले पॉइंट्स पर हम समझ लेते हैं। एक बार हम पढ़ रहे थे तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई बहुत ज़्यादा दोहराव है, कई जगह अस्पष्टता है, ये सब उसकी आलोचना के हिस्से हैं। तो आलोचना के अगर मुख्य बिंदुओं को देखें, मेंस एग्जामिनेशन में हो सकता है आपसे कभी पूछ दे कि भाई राज्य के नीति के जो निदेशक तत्व हैं उनके बारे में क्या आलोचनाएं हैं, क्यों उनकी आलोचना की जाती है, या किन बिंदुओं पर आलोचना की जाती है, या कुछ बिंदु खुद से दे दे यूपीएससी और आपसे कहे कि उस पर आप बताइए आपका पक्ष क्या है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपको जानने ज़रूरी हैं। जैसे पहला तो पॉइंट यही है कि इसकी प्रकृति क्या है, गैर न्यायोचित है, यानी प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं है तो फिर ऐसे में ऐसे अधिकार जो न्यायोचित ना हो, जिनके लिए आप न्यायालय की गुहार ना लगा सकें, जिनके लिए आप जाकर ये ना कह सके कि मेरे इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो ऐसे अधिकार वैसे चेक की तरह हैं कि जब बैंक में कैश होगा तब आपको पेमेंट होगा। मतलब आपको एक चेक दे दिया गया है, जिस चेक का अपने आप में कोई औचित्य नहीं है, वो चेक तब इन कैश करा पाएंगे जब बैंक के पास उतने संसाधन हो जाएंगे। आज की तारीख में उसमें संसाधन नहीं है। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमारी स्थिति क्या थी कि हमने देखा कि जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के सर BN राव, उन्होंने क्या कहा कि दो तरह के अधिकार देने चाहिए। एक तो न्यायोचित किस्म के अधिकार हों और अधिकारों की एक श्रेणी हो जो गैर न्यायोचित हो, अप्रवर्तनीय हो, गैर प्रवर्तनीय हो। ऐसे में जो अधिकार मिले न्यायोचित किस्म के, उन अधिकारों का तो मतलब है। तो इस आधार पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसकी आलोचना की कि ऐसे अधिकारों का क्या मतलब है जो गैर न्यायोचित हैं, जिनके लिए आप कोई दावा नहीं ठोक सकते, उनको लागू नहीं करा सकते। ऐसे अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे चेक के समान है, जब बैंक में पैसा होगा तो फिर उसको इनकैश करा लीजिएगा, एक तरीके का आश्वासन के तरीके से। ठीक है। तो एक तो गैर न्यायोचित होने की वजह से इसकी आलोचना होती है कि ऐसे अधिकार का कोई मतलब नहीं है जिसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, जिसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते। ठीक है। दूसरी है अस्पष्टता बहुत ज्यादा है। कई जगहों पर अस्पष्टता और दोहराव, जो हमने पहले भी देखा था जब हम बेयर एक्ट देख रहे थे कि अस्पष्टता और दोहराव की समस्या है। जैसे आपको ध्यान पर होगा कि 39 का अंग क्या कहता है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करना है। और ठीक अगले ही 39 के च में कह रहा है कि बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में, स्वतंत्र वातावरण में उनके स्वस्थ विकास के लिए प्रयास करने की बात कही गई। ठीक। फिर कई जगह आप देखेंगे कि पुरुष और स्त्री कर्मकार की बात एक जगह और हुई है। तो बहुत ज़्यादा दोहराव है और बहुत ज़्यादा अस्पष्टता आपको नजर आएगी, और इस वजह से आलोचना की जाती है कि एक तो बहुत ज़्यादा अस्पष्टता है, कई जगहों पर बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। जैसे एक अस्पष्टता यही है कि राज्य का कर्तव्य है, तो राज्य का कौन सा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है या फिर लीगल बाउंड। ठीक है। वैधानिक कर्तव्य है या फिर नैतिक कर्तव्य है, ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि हर जगह भाषा ये है कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य कोशिश करेगा, और कई जगह लिखा है कि राज्य ऐसा करेगा, लेकिन उस पर यह बाउंडेशन किस तरीके का है राज्य पर, यह बहुत स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी तरीके से दोहराव वाली समस्या बहुत जगह पर आपको दिख जाएगी। चौथी दिक्कत है कि आदर्शवादी और उपदेश की तरह कई जगह फील होता है, यानी कि व्यावहारिकता से इसका कम लगता है कि संबंध है। जैसे लिकर बैन, मद्यपान निषेध। बैन तो हमने बना दिया है, ये प्रोहिबिशन है। मद्यपान को लेकर जो प्रोहिबिशन की बात की गई है, निषेध की बात की गई है, वो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बात लगती है, जबकि
आज के समय में, अब तो खैर बहुत आगे हम लोग आ गए हैं, कुछ स्टेट्स में बैन है भी, लेकिन ये व्यावहारिक बहुत नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं इसी के बल पर उनका रेवेन्यू है और उसी रेवेन्यू से वो लोक कल्याणकारी राज्य के में अपना कार्य करते हैं। ठीक, और भी कई जगह आप देखेंगे, जैसे गोवध निषेध, व्यवहार में इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारी चीजें आपको व्यावहारिक नजर नहीं आएंगी, बल्कि आदर्शवादी नजर आएंगी। जैसा मैंने कहा, राज्य के कर्तव्य को लेकर भी अस्पष्टता है। राज्य का कर्तव्य ये नैतिक कर्तव्य है या फिर लीगल कर्तव्य है, वैधानिक कर्तव्य है, इस बात को भी लेकर अस्पष्टता है। दूसरा, आधुनिक मुद्दों को पुराने मुद्दों के साथ जोड़ना। एक अप्रोच है कि भाई, जैसे एक अप्रोच है ना कि वेदों की तरफ लौटो, पुराना समय हमारा बहुत अच्छा था। ठीक है, तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की और एक तरफ बात कर रहे हैं लिकर को प्रोहिबिशन करने की। ठीक है, तो दोनों तरह के जो विचारधाराएं हैं उसकी खिचड़ी दिखती है। हमने इसमें पढ़ा भी था कि कुछ आर्टिकल्स समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत ला सकते हैं, कुछ गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत ला सकते हैं, और कुछ जो आधुनिक उदार बुद्धिवादी बौद्धिक वो हैं विचारधारा हैं, ठीक है, जो कि आधुनिक विचारधारा है, उसके अंतर्गत देख सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरफ, दूसरी तरफ लिकर बैन, लिकर प्रोहिबिशन, ठीक है, गोवध निषेध। तो आधुनिक मुद्दों के पुराने मुद्दों के साथ एक खिचड़ी नजर आती है, जोड़ा गया लगता है। दूसरा, संवैधानिक टकराहट की स्थिति। प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो ओथ दिया जाता है वो संविधान की रक्षा करने का दिया जाता है। मान लीजिए कि केंद्र या राज्य के सरकार के स्तर पर डीपीएसपी को वायलेट किया गया, डीपीएसपी का उल्लंघन किया गया, और प्रेसिडेंट और गवर्नर ने शपथ ली है संविधान की रक्षा करने की, तो यहां प्रेसिडेंट वर्सेस केंद्र सरकार एक टकराहट नजर आएगी। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट संविधान की रक्षा करने के लिए है और डीपीएसपी, संविधान की रक्षा का उसने शपथ लिया है प्रेसिडेंट ने, और डीपीएसपी को वायलेट करने वाले कोई काम अगर करता है, नीति बनाता है अगर केंद्र, तो उस में टकराहट की गुंजाइश बढ़ जाती है। प्रेसिडेंट और गुंजाइश दिखेगी नहीं, लेकिन थियरी में देखिए कि एक तरफ प्रेसिडेंट को यह जिम्मेदारी दी गई है कि संविधान की रक्षा करना है, और दूसरी तरफ अगर नीति निदेशक तत्व भाग 4 में हैं, उनकी अवहेलना होती है, तो जाहिर तौर पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो जाएंगी। ठीक, तो इन सारे आधारों पर कहा जाता है कि नीति निदेशक तत्वों की आलोचना इन आधारों पर होती है। रूढ़िवादी, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये 19वीं सदी के ब्रिटेन के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। मैंने कहा था कि इस पर फेबियन समाजवाद का प्रभाव है और नेहरू जी पर भी था। ठीक है, तो फेबियन समाजवाद दरअसल इंग्लैंड में समाजवाद का एक रूप था और फेबियन सोसाइटीज बनी हुई थी इंग्लैंड में। इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये बड़ी रूढ़िवादी तरीके से 19वीं सदी के ब्रिटेन के जो राजनीतिक दर्शन पर आधारित एक भाग है। इन सब के बावजूद ये आलोचनाएं हो गई, लेकिन क्या इसकी उपयोगिता है कि नहीं, इन सारी आलोचनाओं के बावजूद नीति निदेशक तत्वों की उपयोगिता क्या है, इसको भी जानना चाहिए। एक तो आर्टिकल 37 अपने आप में इसकी उपयोगिता बताता है कि ये गैर प्रवर्तनीय भले ही हो, जो कि आलोचना में हमने पढ़ लिया, लेकिन ये शासन में मूलभूत महत्व रखता है। ठीक है, और राज्य का कर्तव्य है कि वो नीतियों में इनको शामिल करे। तो आर्टिकल 37 अपने आप में नीति निदेशक तत्वों की उपयोगिता को बयां करता है कि राज्य के ये गैर प्रवर्तनीय होकर भी शासन में मूलभूत हैं और राज्य का यह कर्तव्य है कि इनको शामिल करे अपनी नीतियों में। 37 अपने आप में इसकी उपयोगिता बताता है। दूसरा, प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक न्याय का दर्शन है उसका विस्तार हमें डीपीएसपी में मिलता है, भाग 4 में मिलता है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना
के तत्व इसमें मिलते हैं। आर्टिकल 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करना है? राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था करना। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इसके अलावा भी जो समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत आपको आर्टिकल 39 है, वो सारे लोक कल्याणकारी राज्य की ही तरफ आगे बढ़ते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए उनको लिखा गया है, उनको बनाया गया है। फिर मार्गदर्शक स्थायी नीतियां हैं। स्थायी नीतियां का मतलब यह है कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो सत्ता में, लेकिन ये वो पॉलिसीज हैं जो भारत की स्थायी नीतियां हैं और सभी पार्टियों की सरकारों को, किसी भी सरकार को या किसी भी दल की सरकार को इन नीतियों का अनुसरण करना है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? शासन में मूलभूत है और राज्य द्वारा, राज्य का क्या कर्तव्य है कि इनको अपनी नीतियों में लागू करें। तो मार्गदर्शक स्थायी नीतियां का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सरकारें अस्थायी होती हैं, स्थायी तो होती नहीं है भाई, एक टर्म के बाद सरकार बदल सकती है, लेकिन ये नीतियां जो हैं, ये जो मार्गदर्शक तत्व हैं, ये तो बिल्कुल स्थायी है। और ये कोई भी सरकार आए जाए, किसी भी दल की सरकार आए जाए, किसी भी विचारधारा वाले दल की सरकार आए जाए, ये देश के नीतियों के निर्माण में स्थायी तत्व हैं। ये इनकी खासियत है। फिर मजबूत विपक्ष बनाने में मददगार। कैसे मजबूत विपक्ष बनाने में मददगार हैं ये? भाग 4 में डीपीएसपी के अंतर्गत आप देखेंगे कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए बहुत सारे क्लॉजेस दिखते हैं। ठीक है, निर्वाह मजदूरी, महिलाओं और बच्चों का शोषण ना हो, ठीक है, उनके विकास की बात की गई है, बच्चों का विकास कैसे हो, ठीक है, गोवध निषेध हो गया, नस्ल सुधारने की बात की गई है दुधारू पशुओं की, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से, कर्मकारों के स्थिति में सुधार करने के लिए, जो कामगार हैं उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए और उनका शोषण ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। तो जब भी इस तरह के जितने लोक कल्याणकारी तत्व हैं उनके अगेंस्ट जाकर अगर सरकारें काम करेंगी या इन चीजों की उपेक्षा करेंगी, उस पर ध्यान नहीं देंगी, तो यहां से विपक्ष को मजबूती मिलती है इस भाग से कि वो सरकार पर सवाल दागें, वो सत्ता से सवाल करें कि भाई ऐसा क्यों है, ठीक है, आपने ये काम नहीं किया है। भाग 4 का महत्व इस रूप में देखिए कि ये प्रवर्तनीय न्यायालय में नहीं है, किसी न्यायालय में जाकर आप इन्फोर्स नहीं करा सकते इनको, लेकिन ये जनता की अदालत में, लोक अदालत में, लोगों की अदालत में क्या है, एक तरीके से कहिएगा तो इन्फोर्सेबल है। कैसे? 5 साल तक मान लीजिए इस पूरे लाइन पर, मैंने एक बार कहा था ना आपको कि जब घोषणा पत्र देखिएगा तो ज्यादातर आपको डीपीएसपी के तत्व ही दिखेंगे, जब राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र आप देखिएगा तो। जैसे बिहार में लिकर प्रोहिबिट किया गया तो क्या इसका खूब प्रचार नहीं हुआ, उसके आधार पर एक वोट बैंक की राजनीति नहीं हुई, जमकर हुई, ठीक है। जहां भी गोवध प्रतिषेध के लिए कानून बनाए गए उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। तो लोगों के बीच डीपीएसपी में जो हमारे तत्व हैं, राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में वो दिख जाएंगे आपको, क्योंकि वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए हैं, वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए हैं, तो मैनिफेस्टो में आपको दिख जाएंगे। और विपक्ष उन चीजों पर सवाल करता है सरकार से, तो इन्फोर्सेबल ना होकर भी एक तरीके से दबाव बनाने के लिए डीपीएसपी का हिस्सा इस्तेमाल होता है, विपक्ष को मजबूत बनाता है, स्वस्थ लोकतंत्र के पक्ष में है। और डीपीएसपी में दिए गए तत्वों का दबाव इतना होता है कि अगर 5 साल तक सरकारें इसके अगेंस्ट काम करती रहें, इसकी उपेक्षा करती रहें, तो कहां ये प्रवर्तनीय हो जाएंगी, जनता की अदालत में वो सरकार को क्या कर सकती है, जनता, सरकार बदल सकती है। तो ठीक है, न्यायालय में इसको इन्फोर्स नहीं किया जाए, इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन लोगों के बीच तो इन्फोर्सेबल है। लोग इस आधार पर किसी भी दल की सरकार को हटा सकते हैं 5 साल बाद जब चुनाव होगा,
तो वो वोट नहीं डालेंगे। जैसे महिलाओं के को लेकर है कि महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें इसमें जो की गई हैं डीपीएसपी में, अगर महिलाओं की स्थिति में उस तरह से अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, राज्य ने उसको सुधारने की कोशिश नहीं की, जो नीति के तत्व बताए गए हैं उस हिसाब से राज्य ने कार्रवाई नहीं की, उनके कल्याण के लिए कोशिश नहीं की, तो क्या होगा? एक पूरा का पूरा वोट बैंक खिसकेगा, दबाव बनेगा। आर्टिकल 46 जो दुर्बल वर्ग हैं, खास करके SC STs, उनका भी एक अपना वोट बैंक, तो सरकार पर दबाव रहता है कि हर तरीके से जो डीपीएसपी में बताए गए तत्व हैं उनको वो क्रियान्वयन करे। और इसीलिए आपने देखा कि बहुत सारे, लगभग हर आर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एक्ट्स दिख रहे हैं, अधिनियम दिख रहे हैं। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, तो समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए समान पारिश्रमिक एक्ट ले आया गया, अधिनियम ले आया गया। ठीक है, तो एक मजबूत विपक्ष बनाने में भी इसकी भूमिका है। दूसरा, मूल अधिकारों के ये पूरक तत्व हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मूल अधिकारों के लिए ये सप्लीमेंट्री तत्व हैं, कॉम्प्लीमेंट्री तत्व हैं। ठीक है, यानी मूल अधिकार और इनको साथ साथ लेकर चलने की जरूरत है। लोक अदालत में जवाबदेही मैंने बता ही दिया कि भले ही न्यायालय में ये गैर प्रवर्तनीय हैं, लेकिन लोक अदालत में इनका बहुत महत्व है। और एक महत्वपूर्ण बात इसकी प्रासंगिकता से जुड़ा हुआ है कि भाग 4 रेलेवेंस से जुड़ा हुआ है, या महत्व कह लीजिए या रेलेवेंस कह लीजिए, कि भाग 4 में शामिल जो चिंताएं हैं, जैसे महिलाओं और बच्चों के विकास की बात, उनका शोषण ना हो, ये शोषण आज की तारीख में खत्म हो गया है या अभी भी ये एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है? महिलाओं पर अत्याचार बंद हो चुका है या महिलाओं पर आज भी अत्याचार बढ़ रहा है और उन्हें असमानता का सामना करना पड़ रहा है? क्या आज भी बॉलीवुड जैसे बड़े इंडस्ट्री में फिल्म के हीरो को जितना पैसा मिलता है उसी काम के लिए फिल्म की हीरोइन को भी उतना पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये सारी चिंताएं जो उस समय की गई हैं, क्या आज भी उसमें से सारी चिंताओं का समाधान हो चुका है या 70 साल बाद आज भी लगभग स्थिति चिंताजनक बनी हुई है? चिंताजनक बनी हुई है। ठीक है, बच्चों का शोषण आज भी हो रहा है, बाल श्रम के लिए आज भी लड़ाइयां जारी हैं, लोक स्वास्थ्य आज भी सरकारें कोशिश कर रही हैं कि पब्लिक हेल्थ के लिए कैसे पार पाएं, बीमारियों का समाधान कैसे हो, कैसे टीबी से उन्मूलन हो। ठीक है, और जब आप ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां बहुत ज्यादा हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा सकता, कुछ ऐसे एरियाज जहां बहुत ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं और वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, वहाँ बीमारी फैलने का खतरा आज भी बहुत ज़्यादा है और फैलता भी है। ठीक, तो इस तरह की जो चिंताएं भाग 4 में की गई हैं संविधान सभा के द्वारा, क्या उन चिंताओं का समाधान आज तक हो पाया है? नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का सवाल हमेशा बना रहता है। ठीक है, इन सारी चिंताओं के बढ़ने से, इन समस्याओं के न खत्म होने से आप क्या कह सकते हैं कि नीति निदेशक के जो तत्व हैं, नीति के जो निदेशक तत्व हैं राज्य के, डीपीएसपी का जो भाग है, वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। ठीक है, तो इसकी प्रासंगिकता पर अगर बात आ जाए तो आप कुछ आर्टिकल्स के उदाहरण के साथ, जैसे प्रसूति, मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है, आज भी एक बड़ी समस्या है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मैटरनिटी रिलीफ लोगों को नहीं मिलता। प्रेगनेंसी के 8वें, 8.5वें महीने तक काम चल रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये होता है कि भाई उसी दिन जिस दिन बच्चा हुआ उसके पहले तक काम हो रहा है, तो शोषण तो हो ही रहा है।
इसी तरीके के कुछ आर्टिकल्स के जरिए आप लिख सकते हैं कि ये सारी चिंताएं जो हैं वो उनका समाधान नहीं हुआ है पूरी तरीके से, कोशिश कर रहा है राज्य, वो ठीक है। पुरुषों, औरतों और बच्चों के शोषण की बात, ठीक है। इस तरह से आप लिखकर और बता सकते हैं कि इसकी प्रासंगिकता, भाग 4 की प्रासंगिकता बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है बल्कि और बढ़ी है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिछले सालों में यूपीएससी ने पूछे हैं, उनको हल कर ले रहे हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। कौन सा आर्टिकल है ये? 39 घ। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, 43 का ए क। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, आर्टिकल 41, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के जरिए क्या क्या हुआ था संशोधन? 39 का क, जिसमें क्या था? मुफ्त विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। 43 का क, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यानी ट्रेड यूनियन से हमने इसको कर लिया था। और 48 का क, पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा, यही जोड़ा गया था। तो सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा गया है कि इसमें 42वें संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। और इसको हल करने का तरीका क्या है कि जो चार्ट हमने बनाया है और बार बार अपने दिमाग में मैप कर लिया है, उसके हिसाब से हर आर्टिकल का एक कीवर्ड आपको याद होना चाहिए। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको ध्यान पर आना चाहिए समान वेतन, जहां आया समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ध्यान आ जाना चाहिए 39 का घ है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के सहभागिता, यानी 43 का क है। और 43 का क जैसे ही आए, आपको याद होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत के संविधान में, ये सब यूपीएससी में पूछे गए सवाल हैं, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? उद्देशिका, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार, 7वीं अनुसूची। राज्य की नीति के निदेशक तत्व में आर्टिकल 38 अगर सीधे सीधे देखिएगा तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 38(1) में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके, ठीक है। तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हो जाएंगे। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है।
1 और 2 दोनों। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख है? उद्देशिका में, नीति के निदेशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, या फिर 9वीं अनुसूची में? आंसर इसका सीधे सीधे है बी। कौन सा आर्टिकल है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है? आर्टिकल 51। अगला, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। उद्देशिका में और राज्य की नीति के निदेशक तत्व में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी आप जानते हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व में किस आर्टिकल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है? ठीक है, 38(1) में। तो सही उत्तर इसका आंसर बी। और किस आर्टिकल में है राज्य की नीति के निदेशक तत्व में? 38(1) में। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, या फिर मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य? 37 में क्या लिखा हुआ है कि गैर प्रवर्तनीय होते हुए भी शासन में मूलभूत है और राज्य का कर्तव्य क्या होगा? इनको अपनी नीतियों में लागू करने का। तो शासन में मूलभूत ऑलरेडी दिया हुआ है और शासन के लिए फंडामेंटल क्या है? आधारभूत या मूलभूत एक ही बात हुई। कहां पर है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी आर्टिकल 37 की बात हो रही है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुरक्षित करना। आर्टिकल कौन सा हो गया? 44 में ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये कौन सा आर्टिकल है? 40। ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, कौन सा आर्टिकल है ये? 43। चलिए चौथा देखिए आप, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। अब ये बताइए कि इसमें से कौन कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं? पहला हमने देखा था कि उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत है यूसीसी। अब पहला जैसे ही इसमें से हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो केवल 2 और 3 इसका सही उत्तर आ जाएगा। आपको पता है ग्राम पंचायतों को संगठित करना और कुटीर उद्योग दोनों ही गांधी जी के सपने में से एक था। तो गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर इसका क्या निकलेगा आंसर? 2 और 3। और ऐसे ही और भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए जो मैंने चार्ट बताया था कि समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, गांधीवादी के अंतर्गत, और उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत या उदार बौद्धिक विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो उस पर भी सवाल फ्रेम हो सकता है। अब भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा से सही है या है? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्वों वाले भाग में कह रहा है कौन से कथन सही हैं या गलत हैं। ठीक है, सही है या है? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। प्रवर्तनीय नहीं होंगे लिखा रहता तो सही होता, लेकिन यह स्टेटमेंट गलत है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यह सही है। आर्टिकल कौन सा? 37। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। 37 में ही क्या लिखा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि नीति बनाते समय, कानून बनाते समय इनका उपयोग करना है। ठीक, तो कानून पर प्रभाव डालेंगे। तो 2 और 3 दोनों ही सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। आंसर तो आपको पता है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। लेकिन कौन सा आर्टिकल है जो न्यायपालिका
और कार्यपालिका का पृथक्करण करता है। तो आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के लिए लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात लिखी गई है। तो सीधे सीधे इसका आंसर हो गया बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और सही उत्तर बेस का डी है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, शासन में मूलभूत है, राज्य का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो इन तत्वों को अपनी नीतियों में लागू करे, ठीक है, कानून में लागू करे। तो ये विधायिका के कृत्यों पर कोई निर्बंधन नहीं करते, न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। विधायिका या न्यायपालिका के कामकाज पर कोई इनका निर्बंधन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या विधायिका कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिससे डीपीएसपी का उल्लंघन हो भी रहा हो तो भी वो इस कृत्य को कर सकता है? क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं है तो कर सकता है। इसी तरीके से कार्यपालिका भी कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिससे हो सकता है डीपीएसपी के कृत्यों का उल्लंघन हो। जैसे राज्य की कार्यपालिका सरकार तय करती है कि शराब बेचा जाएगा और शराब बिक रहा है, तो क्या ये आर्टिकल 47 के हिसाब से है या उसके अगेंस्ट है? 47 के हिसाब से तो नहीं है। राज्य को तो कोशिश करनी चाहिए कि शराब ना बिके, शराब का कंजम्पशन ना हो, लेकिन तमाम राज्य सरकारें ऐसा कर रही हैं। तो क्या डीपीएसपी ने कार्यपालिका पर कोई ऐसा निर्बंधन आरोपित किया है? नहीं किया है। और ना ही ये ऐसा है कि अगर राज्य सरकार शराब का उपभोग करवा रही है, बेच रही है, तो इसके अगेंस्ट आप कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं, ठीक है। इसी तरीके से विधायिका, कोई ऐसा कानून आ रहा है जो डीपीएसपी से के संदर्भ में डीपीएसपी को लेकर उसके किसी निदेशक तत्व का वहां उल्लंघन दिख रहा है, लेकिन उस पर कोई निर्बंधन नहीं है। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों पर किसी तरह का निर्बंधन आरोपित नहीं है। तो ना ही एक और ना ही दो इसका सही जवाब है। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण न होना। धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, स्वातंत्र्य का अधिकार या फिर कल्याण की अवधारणा। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, स्वातंत्र्य का अधिकार या फिर कल्याण की अवधारणा। राज्य की नीति के निदेशक तत्व कहां लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 39 का ग। कीवर्ड्स आपने अगर नहीं याद किया तो फिर याद नहीं रहेगा, ऐसे ही चार्ट बनाकर याद करना होगा। 36 में राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 के लिए है। 37 में गैर प्रवर्तनीय लेकिन शासन में मूलभूत, ठीक है। इसी तरीके से 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था। 39 में क से च तक क्या है? क में आजीविका के पर्याप्त साधन पुरुष और स्त्री कर्मकारों के लिए, ग में भौतिक संसाधन और ग में धन का केंद्रीकरण न होना, घ में
समान कार्य के लिए समान वेतन। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कीवर्ड्स, ठीक है। धन का अहितकारी संकेंद्रण ना होना कहां लिखा हुआ है? 39C में। तो 39 का जो सी है यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, लेकिन आपको वो आर्टिकल भी याद होना चाहिए, ठीक। तो ये सारे सवाल थे जो डीपीएसपी से यूपीएससी ने पूछे हैं और आगे भी इस तरह के सवाल पूछे ही जाएंगे। अगर आपको डीपीएसपी ग्राफ से याद हो गया, हमने इतना दिन क्यों लगाया? क्योंकि आपको आर्टिकल वाइज याद हो जाए, और वो आर्टिकल वाइज कीवर्ड्स अगर आपको याद हो गए तो कोई भी सवाल इसका गलत होने की गुंजाइश इसलिए कम है कि ज़्यादातर सीधे सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।